बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। चंद दिन पहले मैंने आपको वीलॉग में बताया कि जो गैस बहरान है ये बिला वजह ऐसे नहीं है और आने वाले दिनों में कुछ और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। और मैंने आपको निशानदेही की थी कि हम्माद अज़हर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम्माद अज़हर साहब का एक जो सेक्रेटरी था, जो वफाकी सेक्रेटरी था, डॉक्टर अरशद, जो उनकी वजारत में था, उसको तो प्राइम मिनिस्टर ने फ़ारिग कर दिया क्योंकि डॉक्टर अरशद की करप्शन की कहानियाँ और 2 नंबरी की कहानियाँ वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँच गईं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन तमाम चीज़ों की तस्दीक भी कर दी। जहाँ तक मामला है हम्माद अज़हर साहब का, अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और हम्माद अज़हर साहब ना सिर्फ कि उनकी नाअहली है कुछ चीज़ों में, बल्कि कहीं कहीं बदनीयती भी है और आने वाले वक्त में ये साबित हो जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा साहब, वो हम्माद अज़हर साहब से जिन बातों पे बहस कर रहे हैं उन बातों में हम्माद अज़हर साहब काफ़ी हद तक अपने आप को कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में सामने आएंगी और उन चीज़ों का जवाब हम्माद अज़हर के पास नहीं होगा। वो कुछ ऐसे लोगों को लेकर जा रहे हैं हुकूमती ऐवानों में जो माजी में गैस के शोबे के अंदर बेपनाह करप्शन करते रहे हैं। हम्माद अज़हर साहब और उनका महकमा कुछ माफियाज़ के लिए राहें हमवार कर रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि फंसा भी देंगे। बहरहाल इसके ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे। उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। हम्माद अज़हर के साथ, क्योंकि वफाकी वज़रा और इमरान खान साहब के साथी वो एक मीटिंग में मुबैना तौर पे हम्माद अज़हर पे फट पड़े हैं। ये अब रिपोर्ट भी हो गई है मीडिया में खबर। दूसरी खबर जो है वो ये है कि तालिबान ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के पहली मरतबा तालिबान ने अपना बजट बनाया है। किस नौइयत का और क्या कर सकते हैं वो इस पे बात करेंगे। और तीसरी एक और बड़ी अहम रिपोर्ट आई है, मैंने गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था कि ट्रालर माफिया कैसे पाकिस्तान के पानियों में से कुदरती वसाइल के तौर पे मौजूद आबी हयात जो सदियों तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसलिए कि पानी के अंदर बेशुमार खुराक है, बहुत सारे कोरल्स हैं, बहुत सारी पानी के नीचे जो है वो नबातात हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको आबी हयात खाते हैं और उनकी नस्लें परवरिश पाती हैं। और बड़ा माहौल साजगार है पाकिस्तान के पानियों में। सिंध के पानी हों या बलूचिस्तान के समुद्री पानी हों, यहाँ आबी हयात की परवरिश और उनकी अफजाइश बहुत शानदार होती है। तो समंदर के अंदर तो इतनी खुराक है कि इंसान सदियों तक खा सकते हैं और वो साथ साथ दोबारा अपने आप को बढ़ाती भी रहती है। लेकिन ट्रालर माफिया को कैसे तबाह करता है, इस पे BBC ने एक रिपोर्ट लिखी है। मैं रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें कुछ हक़ाइक़ पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये माहीगीर जो अब इस वक्त शिकार कर रहे हैं, वो शिकार तो कर रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन उनका शिकार बकौल माहीगीरों के अब तब्दील हो गया है। वो मछली के बजाय केकड़े पकड़ते हैं। उनका कहना है कि मछली तो ट्रालर वालों ने तकरीबन ख़त्म कर दी है, इसलिए अब वो केकड़े पकड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो फ़ी दाना यानी एक केकड़ा जो है वो 70 रुपये में फ़रोख्त करते हैं और दिन में 400-500 रुपये कमा लेते हैं। यानी वो ज़्यादा 6 या 7 केकड़े पकड़ लेते हैं और इतनी उनकी कमाई होती है। मछली में कमी की ये शिकायत सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके पसनी के एरिया में नहीं है, बल्कि सिंध में और बलूचिस्तान के हज़ारों छोटे माहीगीरों की यही शिकायत है। ये गवादर और उसकी सराउंडिंग में लगातार जब ये मछेरे माजी में जाया करते थे तो 4-5 घंटे के अंदर बड़े आराम से 100 किलो तक मछली पकड़ लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इनकी जो छोटी छोटी गश्तियाँ हैं वो पहले तो काम दिखाती थी, लेकिन अब कोई काम नहीं हो पा रहा और उसके लिए वो ज़िम्मेदार समझते हैं उन ट्रालर्स को जो गज्जू नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ख़ास इस्तिलाह है गज्जू नेट, इसकी तस्वीरें भी आप देख लें। वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे समंदर में एक कहत पैदा हो गया है, यानी मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं। देखिए, अगर आप बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं तो हर साल उनसे ज़्यादा छोटी मछलियाँ पैदा होती हैं। एक एक जो मादा मछली है वो हज़ारों में बच्चे देती है। वो जो नई मछलियाँ पैदा होती हैं उनमें से बहुत सारी बड़ी मछलियों की और दीगर आबी हयात की खुराक बन जाती हैं, बहुत सारी बड़ी हो जाती हैं और इस तरह समंदर के अंदर आबी हयात बढ़ती चली जाती है। इंसान उसमें से अपना हिस्सा निकालते रहते हैं। तो कुदरत ने एक साइकिल बनाया हुआ है। लेकिन ये जो गज्जू नेट है
ये उस साइकिल को तबाह कर देता है और समंदर में कहत पैदा हो जाता है। यानी मैं आपको बताता हूँ ये ट्रॉलिंग है क्या। फिशिंग ट्रॉलर मछली का शिकार करने वाले बहरी जहाज़ होते हैं जिनमें जाल फेंकने और खींचने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब होती हैं। यानी वो ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए से जाल छोड़ते हैं, मशीनों के जरिए से जाल खींचते हैं, और ये एक मखसूस किस्म का बहुत बड़ा जाल होता है। और ये जहाज़ ताकतवर इंजन की वजह से दूर तक सफ़र कर सकते हैं। यानी ये जब जाल डालते हैं तो एक और कश्ती के साथ डालते हैं, बोट के साथ, लॉन्च, वो इससे उतरती है जहाज़ से और दूसरे जाल को घुमा के बहुत बड़ा एक दायरा बनाती है। तो ये किलोमीटरों के हिसाब से इलाकों में फैल जाते हैं और बहुत ताकतवर और बड़े जाल होते हैं। ये समंदर की तह तक जाते हैं और तबाही फेर देते हैं। हर चीज़ को लपेट के ये जहाज़ के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए से ले आते हैं। ये जो ट्रॉलर्स हैं या बड़े वाले जो शिप्स हैं, ये पानी में रहते हैं तकरीबन 15-15, 20-20 दिन, और इनके अंदर मछली स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े खाने होते हैं। तो ये बेशुमार मछलियाँ उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और टनों के हिसाब से मछलियाँ ये निकालते हैं और ले जाके आलमी मंडी के अंदर बेच के पैसा बनाते हैं। ये ट्रॉलर्स हैं किन मुल्कों के, अभी आपको इस रिपोर्ट में हम ये भी बताते हैं। माहौल के बका के लिए काम करने वाले आलमी इदारे WWF के मावन मुआज़्ज़म खान ने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि ट्रॉलिंग के आलात समंदर की तह को तबाह कर देते हैं। यानी वो जगह जहाँ मछलियों की खुराक है, वो जगह जहाँ मछलियाँ अंडे देती हैं, वो जगह जहाँ से नई मछलियाँ पैदा होती हैं, वो जगह जो मछलियों की बका की ज़मानत है, ये उस तह को तबाह कर देते हैं। जब ये चलते हैं तो समंदर में झाड़ू फेर देते हैं और सतह को हल की तरह खोद देते हैं, जिससे आबी हयात को नुकसान पहुंचता है। समंदर की ज़ेरी सतह जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी उसमें मौजूद होता है नीचे समंदर में, इसमें चाहे छोटी मछलियाँ हों, कीड़े मकोड़े हों, आबी पौधे हों या कोरल हों। कोरल वो आपने देखे होंगे शायद, मैंने वाइट कलर के तो बहुत देखे हैं। ये सब उस जाल में आ जाते हैं। पाकिस्तान फ़िश फोक फोरम के रहनुमा वो ये बताते हैं कि इन ट्रॉलरों में गज्जू जाल या गज्जा जाल इस्तेमाल किया जाता है जो पूंछ की तरह होता है। उन्होंने बताया कि ट्रॉलर चलता रहता है और अमला जाल फेंकता रहता है और उसको खींचता रहता है। इस जाल के सुराख बहुत छोटे होते हैं और वज़न पड़ जाने से मज़ीद छोटे हो जाते हैं। इस जाल में मछली और झींगे के साथ साथ वो छोटी छोटी मछलियाँ और मछलियों के अंडे और उनकी आमाज गाहों तक सबको खींच लेते हैं, जो मछली की नस्ल कुशी का बायस बन जाती है। और जहाँ ट्रॉलर्स ये जाल फेरते हैं वहाँ तबाही फेर के हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। इस वक्त माहीगीरों के मुताबिक बहुत सारी मछलियाँ नायाब हो गई हैं इन पानियों में। यानी पहले ये मछलियाँ यहाँ पे हुआ करती थीं, लेकिन लगातार ट्रॉलिंग की वजह से या गैर कानूनी ट्रॉलर्स के आने की वजह से वो यहाँ पे मादूम हो गई हैं और ख़त्म हो गई। जैसे कि शेर मछली, पिशक मछली, बिल्ली और खग्गा मछली, ये अब नज़र नहीं आती। पापलेट और झींगे की नस्ल तकरीबन ख़त्म हो गई है। ये वो मछलियाँ थी जो हमारे साहिलों के ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में होती थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मछलियाँ तो ऐसे पानी में से उबलती थी और लोग कांटों के साथ फ़िशिंग करते थे। तो अब तो जाल के साथ भी नहीं पकड़ी जाती। पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है ये उसी कानून के तहत है जिस तरह बैन अवी कानून होता है। ये 200 नॉटिकल माइल तक होती है, यानी 200 मील तक नॉटिकल माइल पानी के अंदर गिना जाता है। तो 200 मील तक पानी जो है वो हमारा है और वहाँ तक ये फैली हुई है। लेकिन गुज़िश्ता चंद अरसे में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए हमारी जो समुद्री हदूद है उसको बढ़ाकर 350 नॉटिकल माइल कर दिया गया है। यानी हमारा समंदर बढ़ गया है, हमें ज़्यादा वसाइल मिलने चाहिए थे। उसूलन सिंध के जो साहिली इलाके थे वो मछलियों के लिए हमेशा से ज़्यादा बेहतर पनाहगाहें थीं। वहाँ पे मछलियों की अफजाइश हमेशा ज़्यादा अच्छी होती थी, वो ज़्यादा ज़रखेज़ समझे जाते थे। लेकिन पहले इन ट्रॉलर माफियाज़ ने सिंध के पानियों को पूरी तरह तबाह किया, फिर ये बलूचिस्तान के इलाकों में घुसे और अब ये बलूचिस्तान के पानियों में झाड़ू फेरते हुए हमेशा के लिए मछलियों की नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। जिस तरह माहीगीर मछली पकड़ते हैं, इस तरह अगर वो अगले 500 साल या 1000 साल भी पकड़ते रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हज़ारों साल तक पकड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला जो माहौल है वो महफूज रहेगा। लेकिन अगर ट्रॉलर्स के ज़रिए से ऐसे ही मछलियाँ पकड़ी जाती रहीं तो फिर माहौल तबाह हो जाएगा, नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, समंदर में कहत शुरू हो जाएगा। जिसका ख़तरा था वो काम इन्होंने वहाँ पे काफ़ी हद तक कर दिया है। माजी में यहाँ पे जो ट्रॉलर चलते रहे हैं उनमें चीन के, थाईलैंड के और कोरिया के ट्रॉलर्स चलते थे,
लेकिन उन्होंने यहाँ पे जब झाड़ू फेर लिया तो फिर वो यहाँ से काफ़ी हद तक चले गए थे। लेकिन अभी भी गैर कानूनी ट्रॉलर्स यहाँ पे चलते हैं। किसके चलते हैं कोई इतला नहीं, कौन लेकर आता है कोई बताता नहीं है। सिर्फ एक बदमाशी है जो यहाँ पे होती रही है बलूचिस्तान के साहिलों पे। ये लोग ये माहीगीर कहाँ जाएंगे, यहाँ से नकल मकानी करेंगे, किसी और इलाके में जाकर बसेंगे, इनकी ज़मीनों के ऊपर भी लैंड माफियाज कब्जा कर लेंगे। ये वो पूरा तरीका वारदात था जिसके खिलाफ गवादर वाले इकट्ठे हुए थे। तो आज हमने आपको डिटेल के साथ बताया, BBC की रिपोर्ट भी है, दीगर रिपोर्टें भी हैं, तो इसमें सब तफसील मौजूद है कि ट्रॉलर माफिया कैसे हर चीज़ तबाह कर गया है। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी हमारे पास मौका है। अगर हम मौका दें तो कुदरत, मछलियाँ, ये माहौल, ये सब कुछ वापस आ सकता है। बहुत सारी मछलियों की नस्लें भागकर जो ईरान के पानी हैं उस तरफ चली गई हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका माहौल नहीं बचा। जब आप मौका देंगे 2-4 साल के बाद वापस उनका माहौल बन जाएगा और वही सारी आबी हयात पाकिस्तान के पानियों में वापस आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही होता है, लेकिन उसके लिए इन माफियाज को लगाम डालनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की डीप सी पॉलिसी 2021 के मुताबिक अब किसी भी गैर मुल्की फ़र्द या कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी ट्रॉलर्स यहाँ पे अब नहीं आ सकेंगे। और अभी हुकूमत ने इंश्योर किया है कि कोई ट्रॉलर मौजूद नहीं है, तो ये अच्छी बात है, इसको इंश्योर करना चाहिए। जैसे इमरान खान साहब को लगता है कि पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, माहौल को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर ज़मीन पे माहौल बचाना ज़रूरी है, पहाड़ों में माहौल बचाना ज़रूरी है, तो फिर समंदरों के अंदर भी माहौल को कायम रखना, उसकी बका और आबी हयात को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बका का मामला है। तालिबान ने बगैर किसी इमदाद के अपना पहला बजट पेश कर दिया है और इंतहाई गुर्बत के बावजूद उनका ये क्लेम है कि उन्होंने मौजूदा हालात में एक बेहतर बजट पेश किया है और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश भी की है और उनको बाहर से कहीं से कोई इमदाद मिली भी नहीं। उन्होंने कहा कि अपने आदाद शुमार अभी हम नहीं बता सकते, हमारी काबीना इसके ऊपर बैठेगी और बैठ के हमें कुछ चीज़ें तय करनी है। इस बजट की मंजूरी के बाद हम चीज़ें सामने लेकर आएंगे, लेकिन बैरूनी इमदाद और बगैर किसी फ़ंड के इस बजट को तैयार किया गया है। क्योंकि तालिबान ने अपने मुल्क के अंदर कुछ टैक्सेस इकट्ठे किए थे, उनका अपना एक पैरेलल निज़ाम था टैक्स इकट्ठा करने का, तो उनके पास पैसा कुछ हद तक थोड़ा बहुत मौजूद है जिससे वो ये बजट बना रहे हैं। इस पेचीदा सूरत हाल में और माशी बहरान में मुल्क का पहला बजट तैयार कर लेना तालिबान हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। एक और जो आखिरी खबर है, मैंने आपको बताया कि गैस बहरान के ऊपर अब हमाद अजहर साहब को टारगेट किया जा रहा है और बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। हुकूमत को बिलाखिर पता चल गया है कि हमाद अजहर और उनके सेक्रेटरी वो उस तरह निज़ाम को नहीं चला रहे थे जैसे चलाया जाना चाहिए था। ख़ास तौर पे डॉक्टर अरशद जिन्होंने तबाही फेरी हुई है, उनकी करप्शन की दास्तानें हर तरफ फैल चुकी हैं और वो और उनके घर वाले किस अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये चीज़ें भी फैल चुकी हैं। बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारी वीडियोज़ ये शेयर की गई हैं हुकूमत के साथ कि जनाब ये काम है जो ये डॉक्टर साहब जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं वो ये कर रहे थे। तो उसके बाद उनको किया गया फारिग और अब गैस के बहरान के ऊपर हमाद अजहर साहब ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, गैस नहीं आती, स्टेटमेंट दे देते हैं, गैस नहीं आती, इंटरव्यू में एंकर्स को डांट देते हैं, गैस नहीं आती। मामला ये है कि ये बहरान, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने बर वक्त इकदाम नहीं किए और अभी भी उनकी तवज्जो गैस का बहरान ख़त्म करने से बजाय कुछ माजी के बहुत बड़े माफियाज को, और वो माफियात जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी काम कर रहे थे, वो माफियात जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के हुकूमत में भी काम कर रहे थे, उन माफियाज को किसी तरह रास्ता बना के देने के लिए हमाद अजहर साहब दिन रात जोर लगा रहे हैं कि इनके लिए रास्ता बनाओ, इनके लिए गुंजाइश पैदा करो, इनको पैसा कमाने के लिए मौका दो और गैस पाकिस्तानियों को मिले या ना मिले। तो इस बहरान के लिए हमाद अजहर बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं और उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई है। ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध ने खासे शिकवे किए हैं। इमरान इस्माइल साहब ने बहुत तनकीद की, दीगर वज़रा ने भी तनकीद की। उन्होंने कहा ये तो फ़ोन तक नहीं सुनते, वज़ीर आज़म से रब्ता करना आसान है, हमाद अजहर से रब्ता करना मुश्किल है। तो हमाद अजहर ने कहा मैं तो आपको मैसेज करता हूँ, वो एक मैसेज बना के ना रोज़ाना सबको कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे आएँ, हमारी इंडस्ट्री डूब रही है, हमारे शहरियों को गैस नहीं मिल रही, वहाँ आके अगर गैस नहीं दे सकते तो जवाब तो दें उनको। फिर वहीं पे एक हुकूमती रुकन ने यह भी कहा कि जनाब सिंध वाले तो आपने सुन लिए, अब ज़रा पंजाब वालों को भी जाके मिल लें और उनको भी जवाब दे दें कि उनके साथ आपने क्या किया है। तो हमाद अजहर साहब ने बड़ा स्मार्टली अपना एक हल्का अहबाब तैयार किया
वज़ीर आज़म साहब के आसपास, और कुछ वज़रा ऐसे हैं जो हर वक्त उनको जस्टिफाई करते रहते हैं। वो किसी एक टॉक शो में बैठ के कोई बोंगी भी मारे तो उसके ऊपर ट्वीट्स किए जाते हैं कि जनाब बड़ा कमाल बोला, बहुत अच्छा किया। कुछ भी नहीं किया। गैस का बहरान आपकी नाअहली, बरवक्त फैसले ना लेने और कैपेसिटी ना होने की वजह से यहाँ तक पहुँच गया है, और बदनीयती का आंसर भी शामिल कर लें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।